जब बात संपत्ति या पैतृक जमीन जायदाद की कानूनी कागजात की आती है तो तीन शब्द जो मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ वो है इकरारनामा, लदावी और खुर्शीनामा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला इस वीडियो में लेकर आया हूँ इकरारनामा, लदावी और खुर्शीनामा। जो तीन शब्द आपको सुनने को मिलेगा जब आप पैतृक यानी आप अपने बाप दादा या पुरखों के ज़मीन जायदाद की कानूनी कागजात की बात करते हैं। ये तीनों ही कागजात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मैं बारीकी से आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या होती है इकरारनामा, क्या होती है लदावी और खुर्शीनामा, क्या होता है, कब ज़रूरत पड़ता है, उसका उपयोग क्या है और किस तरह का इसका कानूनी स्थिति भी है। तो वीडियो पर पूरे बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यूट्यूब पर मेरा चैनल मिल जाएगा लॉ एंड लॉज के नाम से। आइए पहला बताते हैं इकरारनामा क्या होता है। इकरारनामा को इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष किसी काम को करने या न करने की शर्तें तय करता है। यानी यह नहीं करना है और यह करना है, क्या क्या नहीं करना है वह सब एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो यह शर्त हो जाता है कि कोई भी पक्ष क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस बातों पर राजी होता है। अब बात आती है इसका उपयोग किस तरह से होती है। ज़मीन की खरीद बिक्री से पहले बयाना के समय इकरारनामा लिखा जाता है, क्योंकि मैं अभी खास करके प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। तो यह ज़मीन से पहले क्या होती है, एक एग्रीमेंट बनता है। यानी ज़मीन आप कोई नया ज़मीन लेना चाहते हैं, कभी कभी आप फंस जाते हैं कि आप उनसे जो विक्रेता है उनसे आपने सौदा तय कर लिया और बाद में मुकर जाता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं यानी इकरारनामा बना लेते हैं। इसमें लिखा होता है कि कितनी रकम दी गई है और बाकी कब दी जाएगी। यानी पूरा जो कंडीशन है वो बताया जाता है कि अभी मैं पूरा का पूरा जो प्रतिफल होगा वो इतना रुपया होगा और उसके बाद मैं अभी इतना बयाना दे रहा हूँ और बाद बाकी इतने महीनों या इतने दिनों के भीतर मैं दे दूंगा। तो बाद बाकी पूरा का पूरा लिखा जाता है। यदि मैं बात करूँ कानूनी स्थिति की, तो यदि इसका स्टाम्प पेपर पे पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो तो ये कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। यानी आपने समझा कि इकरारनामा का उपयोग जो है ज़मीन के लेते समय प्रॉपर्टी में किस तरह से होती है और कानूनी स्थिति क्या है, मतलब यह किस तरह से कानूनन जो है वैलिड है। अब मैं सेकेंड टॉपिक जो आपका है वो मैं बात करता हूँ, वह है लदावी, रिलिंग्विशमेंट यानी डिस्क्लेमर डीड भी उसे बोलते हैं। तो रिलिंग्विशमेंट जो है तो यह क्या होता है, यानी उसे हिंदी में यदि बात करूं तो लदावी बोलते हैं। लदावी प्योर हिंदी तो नहीं है, ये उर्दू भाषा है। तो लदावी का मतलब क्या होता है, लदावी का मतलब होता है दावा न करना। यह भी एक दस्तावेज है। अब इस दस्तावेज में क्या करते हैं, किस तरह से तैयारी करवाते हैं, उसमें क्या क्या उपयोग है और ज़रूरी बातें क्या हैं, यह भी आपको जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लदावी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दावा न करना, यह होता है हिंदी मीनिंग। और यह एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति में अपने कानूनी अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ देता है। यानी मान लीजिए यदि आप अपने घर में आपके दादा थे और दादा के एक बेटे यानी आपके पापा जी हो गए और आप दो भाई हो गए। दो भाई में से अब जो है आपका एक भाई जो है कहता है कि मैं अपना हिस्सा, मैं बाहर रहने लगा हूँ, मैं अपना हिस्सा नहीं लूँगा और आपको छोड़ देता हूँ। तो क्या यह ओरली यानी मौखिक रूप से कह देना इतना आसान होगा या किसी सादे कागज़ पर लिख देना यह आसान होगा? जी नहीं। तो कभी कभी इसका उपयोग तब होता है जब पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके जितने बच्चे होते हैं और वो जो भाई जितने होते हैं उस भाई में या बहन में जो भी उनके मतलब पिता के जो संतान होते हैं वो उसमें से जो हिस्सा नहीं लेना चाहता है, जी हाँ, जो भाई या बहन अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है और जिस भाई को देना चाहता है, यह दो पक्ष हुआ। उस दोनों पक्ष में क्या होते हैं, तो वो अपने इच्छा से यानी स्वेच्छा से उस संपत्ति को यदि कानूनी अधिकार छोड़ देता है तो हम लदावी नामा बना करके लिखवा लेते हैं। यानी अभी तक आपने ये समझ लिया साफ साफ कि लदावी नामा जो है, जो व्यक्ति यानी अपने ही हिस्सा को अपने ही भाई को दे दे और यह बता दे पंजीकृत करके कि इसमें मुझे अब हिस्सा नहीं चाहिए और इस हिस्से का, मेरा हिस्से का जो मालिक होगा वो मेरा भाई होगा। इसे बोलते हैं लदावी नामा। अब बात आती है कि लदावी नामा
क्या कोई भी आदमी कोई किसी को एक दूसरे को बना सकता है? जैसे आप जहाँ रहते हैं गांव में, उस गांव में 10 घर छोड़ के कोई दूसरा फैमिली रहता है, वो आपके खून का रिश्ता नहीं है, उससे कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो क्या इसके बीच बनेगा? जी नहीं, उसके बीच नहीं बनेगा। आपका लदावी तभी बनेगा जब खून के रिश्ते हो या सहिस्सेदार हो, तभी यह मान्य होगा। यानी इसके बाद व्यक्ति संपत्ति पर भविष्य में कोई दावा नहीं कर सकता है। यानी जब 3 या 4 भाई है या 2 भाई है, तो जो भाई चाहता है कि स्वेच्छा से मैं अपने भाई को दे दूं, तो वह लदावीनामा बना देगा और उस पर साफ साफ पूरा का पूरा डिटेल आता है। मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगा कि उसे किस तरह से ड्राफ्ट कर लेते हैं। लेकिन वह यदि एक बार लदावीनामा पर साइन कर देता है, जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है अपनी संपत्ति को और जो स्वीकार करना चाहते हैं, तो दोनों पक्ष का जब साइन हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, तो जो स्वेच्छा से छोड़ चुका है उसका संतान या वह कभी भी भविष्य में दावा नहीं कर सकता है, स्वयं भी नहीं कर सकता है, न ही उनके जो जनरेशन होगा, आगे जो बच्चे होंगे, वह भी जो स्वेच्छा से छोड़ दिया जमीन है उस पर नहीं करेगा। अब आइए बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, खुर्शीनामा, जो आपको जनरली सुनने को मिलता है। खुर्शीनामा भी एक उर्दू शब्द है जिसका इंग्लिश जो है पेडिग्री भी बोलते हैं और जीनेलॉजी ट्री भी बोलते हैं, लेकिन आप उसे हिंदी में बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इसे सजरा और बंसावली भी कहा जाता है। तो बंसावली या फैमिली ट्री आपने सुना होगा। तो आज जो है ना, आपने खुर्शीनामा को भी जान लिया। ये एक चार्ट होती है, लिखित विवरण होता है, उसमें पूरे के पूरे चार्ट में साफ साफ एरो बेस पर लाइनिंग करके बता दिया जाता है कि वंशावली में कि परिवार की पीढ़ियाँ कैसे कैसे आगे बढ़ी। यानी दादा से शुरू करते हैं तो दादा, उनके बाद उनके बच्चे जो थे यानी आपके पापा जी, और आपके पापा जी के बाद आप कितने भाई बहन हैं वो, और आपके यदि बारिश है तो। यह मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। इस तरह से आप क्या करते हैं जब फैमिली ट्री बनाते हैं, और जब कभी भी कोई बोलता है कि सजरा या बंसावली आपको कोर्ट में पेश करना है, या तो ये बोलता है कि खुर्शीनामा बना करके लेते आइए, या तो ये बोलता है पेडिग्री, या तो जीनेलॉजी ट्री बना के लाइए, तो आप जल्दी से आसानी से समझ जाएंगे। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या होता है। जब किसी मृतक व्यक्ति की जमीन उनके वारिसों के नाम दाखिल खारिज करनी होती है, तो पटवारी, तहसीलदार, या तो आप बोले कि आपके यहाँ जो कर्मचारी होगा, वो लोग मांगते रहते हैं कि खुर्शीनामा दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि आप उनके वारिस हो और आपका ज़मीन में इतना हिस्सा बनता है, तो इस बेस पर दाखिल खारिज हो जाएगा। तो कभी कभी आप ये फंस जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब दाखिल खारिज करने जाते हैं और सीओ क्या करते हैं, अपना आपको जो है कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट कमी होने के कारण वो दाखिल खारिज होने से रोक देता है, या तो पटवारी, तहसीलदार या तो कर्मचारी जो है वो जो है क्या करता है, तो वो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो जब आप यह जान लेंगे कि जीनेलॉजी ट्री क्या होती है और आप सही से बनाते हैं, तो आपका काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक, तो आपने समझ गया कि इसमें होता क्या क्या है। दादा का नाम, पिता, चाचा, यानी उनके जो बच्चे होते हैं, क्रमवार जो है वो एक कंटिन्यूसली लिखा रहता है ताकि पता चल सके कि संपत्ति का असली हकदार कौन कौन है। ठीक है, इसीलिए फैमिली ट्री बनाया जाता है ताकि वो कोई दिक्कत ना हो आगे, और भविष्य में यह जिनका जितना हिस्सा होगा संपत्ति में उनको वो हिस्सा मिले, और दाखिल खारिज करने में आसान भी हो जाता है, ऑफिसर को भी और आपको भी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 टॉपिक मैं लाया था, इकरारनामा, लदावी और खुर्शीनामा, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि इस तरह का कुछ और भी वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में राइट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।